हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हम सभी ने नौकरशाही चैप्टर की शुरुआत की थी नागरिक शास्त्र में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से नौकरशाही का क्या तात्पर्य होता है। जैसे कि कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में काम आने वाली जो प्रशासकीय व्यवस्था होती है उसी को कहा जाता है नौकरशाही। इसके अलावा हमने देखा कि नौकरशाही जो है वह किस प्रकार से उसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे देश का विदेशी आक्रमणों पर और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना, यह उसका पहला उत्तरदायित्व होता है। और दूसरा कि नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उसके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, यह दोनों कार्य जो है यह नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हमने नौकरशाही के किस प्रकार से उसका स्वरूप होता है, जैसे उसके स्थायी स्वरूप के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ और राजनीतिक दृष्टि से दूर स्वरूप का हमने अध्ययन किया। अनामिकता और अनामता अर्थात सफलता और असफलता, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और आज जो है हम देखने वाले हैं कि भारत में नौकरशाही का क्या महत्व है, क्यों जो है भारत में नौकरशाही पद्धति अपनाई गई है। तो भारत में नौकरशाही की संरचना बहुत ही व्यापक और पेचीदा है, अर्थात कठिन है। पेचीदा अर्थात कठिन होना, उसे कहा जाता है कठिन है। कि ये नौकरशाही की जो संरचना है, जो इसकी रचना की गई है, यह बहुत ही व्यापक है, अर्थात बड़ा है, बड़े स्वरूप में है, किंतु पेचीदा भी है। स्वातंत्र्य समय में जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए उसे व्यवस्था के प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया, अर्थात उसे लागू किया गया। जो भी बदलाव हुए, जो भी नए नियम कानून आए, उन सभी को समाज में लागू करने का प्रयास किया गया। आज हमें जो अच्छे और सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुंचाए गए हैं, और इनमें से भारतीय नौकरशाही का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर जो है, जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए और उनका क्रियान्वयन किया गया, ये सभी कार्य जो है नौकरशाही के द्वारा ही संपन्न हुए हैं। इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान रहा है और नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है। जब नौकरशाही रहेगा तो उसी से जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं उसमें स्थिरता लाने का कार्य संभव किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएं हमें बिना रुकावट के निरंतर मिलती रहती हैं, और जिससे समाज के दैनिक जीवन को धैर्यता, स्थिरता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब ये सभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब इनकी परिपूर्ति होंगी तो हमारा दैनिक जीवन जो है वह एक जगह स्थिर होगा और सुचारू रूप से कार्य करेगा। तो यहाँ पर कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे समाज के दैनिक जीवन को स्थिरता प्राप्त होती है, या नौकरशाही के द्वारा समाज के दैनिक जीवन को स्थिरता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुँचाए गए हैं, इनमें भारतीय नौकरशाही का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
दूसरा पॉइंट, नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है और जलपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएं हमें बिना रुकावट के निरंतर मिलती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप समाज में दैनिक जीवन को स्थिरता प्राप्त होती है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि दूसरी बात जो है नौकरशाही की, कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब यहाँ पे खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि नौकरशाही समाज परिवर्तन का या नौकरशाही खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो नौकरशाही समाज परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्त्रियों का सशक्तिकरण अर्थात स्त्रियों को मजबूत बनाना, बच्चों की रक्षा, समाज के कमजोर वर्ग के लिए योजनाएं आदि के विषय में सरकार जो भी कानून बनाती है उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य जो है वह नौकरशाही द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न एक वाक्य के लिए बनता है कि नौकरशाही द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो नौकरशाही के द्वारा जैसे स्त्रियों का सशक्तिकरण, बच्चों की रक्षा और समाज के कमजोर वर्ग के लिए योजनाएं आदि के विषय में सरकार जो कानून बनाती है उसे ही प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में जैसे नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है। कोई भी नियम कानून बनाने से समाज में परिवर्तन नहीं होता है। उस नियम कानून को उसका पालन करना पड़ता है और जब उसका पालन होगा तभी जाके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे खाली स्थान के लिए हो सकता है कि सामाजिक लोकतंत्र में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो उत्तर स्वरूप मिलता है नौकरशाही। या खाली स्थान में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हमें उत्तर मिलता है सामाजिक लोकतंत्र। आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में वृद्धि हुई है। लोगों के सहभाग में हमें वृद्धि दिखाई देती है। समाज का लोकतांत्रिकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता होती है। तो अगर कोई भी हमें नियम कानून बनाने हैं तो ये जरूरी है कि यहाँ पर प्रगतिशील कानून बनाए जाए और नीतियों की आवश्यकता, नीतियाँ होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ उसे क्रियान्वित करना आना चाहिए, जो कि कार्य नौकरशाही के द्वारा संपन्न होता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं के प्रकार, कि प्रशासनिक जो सेवाएं हैं जो कार्य करती हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं और वो क्या क्या कार्य करती हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं के 3 प्रकार होते हैं। रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक सेवाओं के खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे प्रशासनिक सेवाओं के लगभग 3 प्रकार होते हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, दूसरा केंद्रीय सेवाएं और तीसरा है राज्य सेवाएं।
अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक सेवाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें उत्तर स्वरूप मिलता है कि प्रशासनिक सेवाओं के 3 प्रकार होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और तीसरा है राज्य सेवाएं। तो इस प्रकार से 3 सेवाएं होती हैं। उनमें से हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कौन सी हैं। तो इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आई से इंडियन, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक और एस से सर्विस, तो हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, अभी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, तो हो गया आईपीएस। और भारतीय वन सेवा, अब भारतीय वन सेवा अर्थात आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फॉरेस्ट और एस फॉर सर्विस, आईएफएस अर्थात भारतीय वन सेवा। तो इस तरह से इसका समावेश जो है यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पर एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसका समावेश होता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस का समावेश रहता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे दूसरा केंद्रीय सेवाएं कि भी केंद्रीय सेवाएं क्या हैं। तो ये सेवाएं जो हैं केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। तो केंद्रीय सेवाओं पर उसे देखने का सारा कार्यभार जो है वह केंद्र सरकार का होता है। इसके अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा अर्थात आईएफएस, अब यहाँ पे आईएफएस की मीनिंग चेंज हो गई, इंडियन फॉरेन सर्विस। यहाँ पे देखोगे आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अब यहाँ पे एफ से फॉरेन हो गया विदेश, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। भारतीय राज्य सेवा, राजस्व सेवा अर्थात रेवेन्यू, राजस्व मतलब होता है रेवेन्यू, टैक्स, कर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश होता है। अब यहाँ पे फिर से एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सेवा के अंतर्गत कौन सी सेवाओं का समावेश होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय सेवा के अंतर्गत यहाँ पर भारतीय विदेश सेवा अर्थात आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा अर्थात आईआरएस, इन सेवाओं का समावेश होता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं राजस्व सेवा कि राजस्व सेवा क्या है। तभी तक हमने देखा भारत की प्रशासनिक सेवाएं, फिर देखा केंद्र सेवाएं, अब हम देखेंगे कि राज्य की सेवाएं। अब जैसे 28 राज्य है तो 28 राज्यों की अलग अलग क्या सेवाएं हैं। तो ये सेवाएं राज्य सरकार के अधीन होती है। जो राज्य सेवाएं हैं, केंद्र सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सेवाएं राज्य सेवा के अंतर्गत होती हैं। इसमें जैसे उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार और आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। कॉम्पिटिटर एग्जाम होते हैं, उन्हीं के माध्यम से इनका चुनाव होता है। भारतीय संविधान ने
प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर, ताकि योग्यता के अनुसार हो और जिस व्यक्ति में कार्यकुशलता हो, कार्य क्षमता हो, उसके अनुसार, उसके आधार पर संघ सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया गया है, ताकि लोगों को सही निर्णय लिया जा सके और लोगों का सही रूप से चुनाव किया जा सके। संघ लोक सेवा आयोग जो है, जैसे यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको कहते हैं यूपीएससी। तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया है, इसका भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए इसका कार्य होता है कि ये जो केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव, ये क्या करते हैं, उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं कि जो भी ऐसे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उनका चुनाव किया जाता है। यह सब यूपीएससी द्वारा संगठित किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है और सरकार द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा, जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो लोग पास होते हैं एग्ज़ाम में, तो उनकी नियुक्ति की जाती है और वो भी सरकार करती है। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अर्थात महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एम फॉर महाराष्ट्र, पी फॉर पब्लिक और एस फॉर सर्विस, सी फॉर कमीशन। तो महाराष्ट्र की प्रशासनिक सेवाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन करता है और सरकार को उसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है। तो इस तरह महाराष्ट्र में भी हर एक राज्य की अलग अलग अपनी अपनी परीक्षाएं होती हैं और उनका चुनाव वह राज्य करता है, उस राज्य की सरकार करता है। नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों अर्थात अपंग, दिव्यांगों को आरक्षण, इन सेवाओं के आने का अवसर प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नौकरशाही द्वारा किसका या किन सेवाओं का अवसर प्रदान किया गया है। तो नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसीलिए जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या जो अपने अधिकारों से विहीन है, जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें आरक्षण दिलाने का कार्य करता है और ऐसी ही सेवाओं का नौकरशाही में समावेश है। सामाजिक विषमता के कारण समाज के दुर्बल वर्ग अर्थात कमजोर वर्ग और प्रशासनिक सेवा से दूर न रहे, इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि लोग जो हैं, क्योंकि ऐसे रहा तो समाज में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों के विषय में जानकारी नहीं होगी, उनके पास किसी भी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए नौकरशाही में इस तरह का प्रावधान, इस तरह का नियम और कानून बनाया गया है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारी। तो यहाँ पर मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव और उपसचिव, सचिव और उपसचिव, इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंधों पर
उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित रहती है कि किस प्रकार से वहाँ पे लोग जो है कार्य करते हैं। मंत्री अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेते हैं, परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों और सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मंत्री विभागों का निर्णय किस प्रकार से लेते हैं। तो मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं, परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं वे सभी प्रकार की जानकारी उनके पास देते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी का अर्थात नौकरशाही का जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नौकरशाही जो है वह पूरी जानकारी उसके पास होती है और किसी योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है इसे प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकता है। अर्थात कितना फंड दिया गया है किसी कार्य को करने के लिए, कितने पैसे मिले हैं, तो ये सब जो कार्य है यह एक प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकता है। सभी लोग को इस विषय में जानकारी नहीं होती है। नीतियों की सफलता असफलता भी इन्हें जानकारी होती है और इसीलिए मंत्री भी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात नौकरशाही पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि सभी विषय में जानकारी उनके पास प्राप्त होती है। अगर मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारी को, अगर जो मंत्री है वह प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ संवाद तथा पारंपरिक संबंधों में विश्वास, पारदर्शिता रखते हैं, तो उनके विभागों का प्रशासन पूरी कार्यक्षमता से चल सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रशासनिक कर्मचारियों का की कार्य किस तरह से पूरी कार्यक्षमता के साथ चल सकता है। तो अगर जो मंत्री हैं तो मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ अगर संवाद करते हैं, बात करते हैं तथा पारंपरिक संबंधों में विश्वास में पारदर्शिता रखते हैं, अगर इनमें पारदर्शिता है तो उनके विभागों का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कार्यक्षम बनता है और वह अच्छे से कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नौकरशाही का क्या महत्व है, उसका स्वरूप क्या होता है, भारत में नौकरशाही का क्या महत्व है और इसके अलावा प्रशासनिक जो कार्य है उसे किस तरह से प्रशासनिक विभागों में बांटा गया है।